Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 16 Heredity and Variation in class 9. तो बच्चों हम क्लास में लेसन नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 16 हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों आज का जो लेसन है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे सुनने या समझने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। लेसन नंबर 16 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 हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी कैसा होता है? जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम बॉर्न होते हैं तो हमारे जैसे कुछ हमारा जो नेचर होता है, हमारे बॉडी का जो कलर होता है, हमारा जो हेयर की ग्रोथ होती है, हमारे जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसे कुछ सिमिलैरिटी रहती है, वो सब हमारे हमारे पेरेंट्स पे जाती है। इनहेरिटेंस, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर अपीयरेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज ड्यू टू द क्रोमोसोमल एबेरेशन। मतलब इस लेसन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनहेरिटेंस, हेरिडिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका अपीयरेंस क्या है, हमारी बॉडी पे क्या, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में क्या क्या असर पड़ता है। मेंडल की लॉ है, मेंडल्स लॉ है। यहाँ पे कुछ डिसीज ड्यू टू क्रोमोसोमल एबेरेशन, मतलब कुछ ऐसी बीमारियां है जो क्रोमोसोम की कमी या क्रोमोसोम में चेंजेस की वजह से होती है। तो आइए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। थिंक अबाउट इट। डू ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ योर क्लास लुक अलाइक? यहाँ पे आपने देखा होगा कि जितने भी क्लास में आपके गर्ल्स होंगे, बॉयज होंगे, क्या सबको सारे सेम लगते? नहीं ना। भले हम ह्यूमन बींग है, वी आर ह्यूमन बींग, लेकिन हमारे आइज नो सबके से सबके बॉडी के पार्ट्स होते हैं, लेकिन सबके जो शक्ल है, जबकि सबके जो फेसेस है, सबकी जो हाइट है, बॉडी है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। थिंक अबाउट द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, नोट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। टीचर शुड हेल्प दिस द एक्टिविटी। अभी यहाँ पे कुछ हम सिमिलरिटीज देखेंगे, कुछ डिफरेंस देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पर्सनल कैरेक्टर दिए गए हैं। कलर ऑफ स्किन, आपके कलर का स्किन क्या है? किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का फेयर होता है। ग्रैंडफादर आपके दादा भी हो सकते हैं, नाना भी हो सकते हैं। ग्रैंड मदर आपके नानी और दादी भी हो सकती है। फादर आपके पापा। मदर आपकी जो मम्मी। शेप ऑफ द फेस, राउंड एंड ऑब्लॉन्ग, मतलब किस आपका शेप कैसा है, कि आपका फेस सर्कल है कि आपका ओवल शेप है। मतलब सबका होगा, जैसे आपके दादा का फेस, नाना का फेस, दादी का फेस, नानी का फेस, पापा का, मम्मी का फेस। मतलब आपका कहीं ना कहीं किसी से आप मिलोगे। हाइट, मतलब हाइट कहाँ पे जाएगी? जैसे आपकी हाइट आपके पेरेंट्स पे जाएगी, मतलब ये कैसी रहेगी? जो जनरेशन, जैसे आपके दादा पे भी जा सकती है, आपकी दादी पे, नानी पे जा सकती है, आपके पापा और मम्मी पे जा सकती है। कलर ऑफ आइज, अभी आपकी आइज का कलर क्या है? इसे आपके दादा दादी, नाना नानी पे भी असर पड़ सकता है, और आपकी मम्मी और डैडी पे भी। ओरिएंटेशन ऑफ थंब, ओरिएंटेशन थंब, आप कहाँ से आए, मतलब किधर से आए हो? जरूर हम अपने मम्मी पापा से आए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है। Earlier we have seen that there is a great variation with every species. Uh, Earlier we have seen that there is a great variation within every species in nature. In this chapter we'll study the factor that give rise to this variation. जैसे हमारे इन्वायरमेंट में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी वैरायटी है, चाहे वो एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, या ह्यूमन बींग हो गए। इनहेरिटेंस क्या है हम जानेंगे। The branch of biology will study the transfer of characteristic of organism from one generation to next generation. जीन्स इन पर्टिकुलर कॉल जेनेटिक्स। अभी यहाँ पे इनहेरिटेंस हम क्या बोलते हैं? जैसे जो बायोलॉजी होता है, जैसे कुछ जीन्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे हमारे आइज का कलर हो गया, हमारे हेयर का कलर हो गया, हमारी बॉडी का कलर हो गया, हमारी थिंकिंग हो गई, हमारी जो बोलते हैं ना, हमारी थिंकिंग हो गई, और हमारा बोलते हैं बिहेवियर हो गया। कहीं ना कहीं एक ना दूसरे से मिलेगा। हमारी हाइट या बॉडी का कलर या हेयर का कलर या हेयर की ग्रोथ कहीं ना कहीं हमारी दादी से भी जा सकती, नानी से भी जा सकती, हमारे दादा या नाना से जा सकते, आपके मम्मी पापा। मतलब जो एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन को पास करते, उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। New progeny is formed through the process of reproduction, except for a few minor difference. The offspring show great similarity with parents. Organism produced by asexual production show minor variation. अभी asexual production किस में होता है बच्चों? प्लांट्स में होता है। मतलब
जैसे रहता है उनमें भी वेरिएशन होती है, फ्लावर की वैरायटी होती है, फ्रूट्स की, वेजिटेबल। However, offspring produced through sexual reproduction show completely greater variation. अभी जो ऑप्सरिंग जो बेबी आता है, चाहे बेबी बॉय बेबी गर्ल आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मीन्स आपके मम्मी पापा के थ्रू जो भी आता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के थ्रू आता है, उसकी उसकी जो वेरिएशन रहती है ज़्यादा अच्छी होती है। अभी हम देखेंगे, ऑब्जर्व, केयरफुली ऑब्जर्व योर क्लासमेट ईयर लोब्स। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, आपके ईयर लोब्स देख रहे हैं, आपका क्लासमेट आपके ईयर लोब्स देख रहे हैं, वो बिल्कुल आपसे डिफरेंट दिखेगा। नंबर टू, irrespective of all of us being human, what difference do you notice in your skin color? अभी यहाँ पे अब हम क्लास में भले इंसान है, जैसे हम, यू आर ह्यूमन बींग, हमारे मम्मी पापा सब ह्यूमन बींग, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपके अंकल आंटी सब ह्यूमन बींग है, लेकिन उनके जो कलर्स है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हाइट ग्रोथ काफ़ी डिफरेंट है। ऑल ऑफ यू आर इन स्टैंडर्ड 9, वाई आर देयर सम स्टूडेंट टॉल एंड सम शॉर्ट? अभी आप देखो, कुछ कुछ आपके जो फ्रेंड्स होंगे टॉल भी होंगे, कुछ कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे शॉर्ट भी होंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फेशियल का फीचर्स, द नोज एंड लिप्स आपको नजर आ रहा है, सबके अलग अलग होते हैं। द अटैचमेंट ऑफ द ईयर लॉब, मतलब ईयर लॉब मतलब आप किसी किसी की हेयर के कलर ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं। हेयरलाइन आपको नजर आ रही है, ये आपका हेड का शेप किस तरह बना हुआ है, ये बिल्कुल काफ़ी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे शेप फेशियल फीचर आपने देखा, सब डिफरेंस इन फेशियल फीचर्स देखिए आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आपने हेड देखा कि हेड सर सबके सर एक जैसे नहीं होते, अलग होते हैं, इरेगुलर शेप भी होते हैं, किसी के ओवल, किसी के सर्कल। यहाँ पे नोज से लिप्स का स्ट्रक्चर देखा, किसी की नाक लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी का लिप्स का शेप देखा आपने। अटैचमेंट मतलब ये लोग आपने देखा, हेडलाइन देखा। हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब आपका हेरिडिटी हम किसको बोलेंगे, कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, जो पेरेंट्स से जो बच्चों पे आते हैं, जो चाहे वो माँ बाप के थ्रू, मतलब आपके जो भी हो, बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, वो मतलब पेरेंट्स के थ्रू आते हैं। जैसे हमारी हाइट हो गई, हमारा चेहरे का कलर हो गया, हमारी ग्रोथ हो गई, हमारा हेयर स्टाइल हो गया, ये हमारे चेहरे का कलर, हमारी सोच हो गई, हमारा बोलने का तरीका, बिहेवियर, जो भी कैरेक्टर, जो भी जेनेटिक्स है वो हेरिडिटी के थ्रू आएंगे। इट इज टू ड्यू टू द हेरिडिटी दैट puppies are similar to dogs, squab are similar to pigeon, infant are similar to humans। अभी आपने देखा होगा, आपने पपीज देखा होगा, पपीज भी जो रहते हैं, डॉग जो रहते हैं, वो भी अपने 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 पेरेंट की तरह ही नजर आते हैं। आपने बर्ड देखा होगा, वो भी अपने पेरेंट की तरह, पिजन की तरह ही नजर आते हैं। आपने बेबी बॉय बेबी गर्ल देखा, वो भी ह्यूमन बींग की तरह नजर आते हैं। अभी ऐसा तो नहीं डॉग किसी और को जन्म देगा, डॉग कैट को देगा, या पिजन है जो है वो इंसेक्ट को जन्म देगी, ह्यूमन है जो एनिमल को जन्म देगा, ऐसा नहीं है। जो अगर डॉग है तो पपीज को जन्म देगा, पिजन है तो बर्ड को जन्म देगा, स्क्वैब को देगा, ह्यूमन है तो इन्फेंट को जन्म देगा। इनहेरिटेड एंड ट्रेड्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स अभी हम देखेंगे। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, हाउ डू स्पेसिफिक ट्रेड और कैरेक्टरिस्टिक अपीयर इन ऑर्गेनिज्म? मतलब यहाँ पे आप देखा होगा, जो ट्रेड से कैरेक्टरी ऑर्गेनिज्म में किस तरह आते हैं। दो there are many similarities between parents and offspring, there are some difference too. This difference are all effect of heredity. Let us study the mechanism of heredity. Information necessary for protein synthesis in the cell store in DNA. The segment of DNA which contain all the information for synthesis of a particular protein is called gene. For that protein, it is necessary to note that the relationship of this protein with characteristic organism. अभी यहाँ पे आपने देखा, जो सिमिलरिटीज हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, और कुछ कुछ हमारी जैसे रहती है ना, कुछ कुछ हमारी जो बॉडी का कलर कभी कभी हमारे दादा दादी पे भी चले जाता है, नाना नानी पे भी चले जाता है, इस तरह मतलब रहता है ना। हमारा हमारा स्ट्रक्चर जो है कुछ कुछ हमारे मम्मी पापा से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिस तरह आपने कंप्यूटर देखा होगा, लैपटॉप देखा होगा, टीवी देखा होगा, देखो एक हार्ड डिस्क होती है जिसमें सारी मेमोरीज जो रहती है, सारे जो जो स्टोर करके हम हार्ड डिस्क में रखते हैं। इस तरह हमारी बॉडी में डीएनए होता है, जैसे ह्यूमन बींग की बॉडी में डीएनए होता है, उसमें एक प्रोटीन मतलब जैसे डीएनए में
एक स्टोर होता है। डीएनए के अंदर एक जेनेटिक फैक्टर्स होता है जिसमें सारे हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो बोलचाल है, बिहेवियर है, हमारा बॉडी का कलर है, हाइट, ग्रोथ, सब कुछ हमारे वो जेनेटिक्स में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, लेट अस कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक प्लांट हाइट। वी नो दैट देयर आर ग्रोथ ह्यूमन इन there are growth in there are growth hormone in plant. Increase in height of plant depend upon the quantity of growth hormones. अभी आप देखते हो जैसे जिस तरह प्लांट की ग्रोथ होती है और प्लांट की हाइट होती है, अभी यहाँ पे भी प्लांट्स में भी हार्मोन होते हैं। अभी उनकी जो पेरेंट होंगे, अगर उनके पेरेंट अगर हाइट हाइट उनकी टॉल होगी तो ऑब्वियसली वो प्लांट टॉल रहेगा। अगर उनकी हाइट डॉफ होगी, शॉर्ट होगी, तो जो प्लांट्स रहेगा वो भी डॉफ रहेगा, छोटा रहेगा। तो क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस बाय plant depend upon the efficiency of concerned enzyme. Efficient enzyme produce a greater quantity of the hormone due to the which the height of the plant increase. However, if the enzyme are less efficient, smaller quantity of hormone produced leading to the stunting of the plant. अभी यहाँ पे कुछ कुछ प्लांट्स में अलग अलग के हॉर्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं। मतलब जिस तरह प्लांट में हॉर्मोन होंगे उस तरह उनकी जो बेबी होगी उनका जिस तरह उनके न्यू 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 प्लांट डेवलप होगा, उनका भी स्ट्रक्चर और हाइट बॉडी सेम रहेगा। अभी हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम क्या है? Chromosome, the structural nucleus of the cell that carries the hereditary character, is called chromosome. It is made up of mainly of nucleic acid and protein. During cell division, can be clearly seen under the compound microscope. Genes which contain the information about the hereditary characteristics coded from located on chromosome. On each specific species has specific number of क्रोमोसोम। अभी क्रोमोसोम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, सारे प्लांट्स एनिमल की बॉडी में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अभी आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा, क्रोमोसोम किस तरह होता है? इस तरह रहता है। ये क्रोमोसोम का एक पैर है, जैसे यहाँ पे ऐसे, जैसे आपने देखा होगा रील की तरह। इसका क्यू आर्म है, इसका सेंट्रोमियर है, इसका पी आर्म है, या आर्म ऑफ क्रोमोसोम, जैसे हमारे बाजू कैसे होते हैं उस तरह क्रोमोसोम के भी आर्म्स है। तो आपने देखा कि जो क्रोमोसोम रहता है उसमें सारे, जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें से जैसे हमारी बॉडी हम क्रोमोसोम से ही बने हुए हैं। Each chromosome made up of DNA and its appears double shaped midway during cell division. मतलब हर क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से बना है। उसमें आपने देखा डबल शेप जो रहता है सेल डिवीजन के कारण जब होता है, there is a conjunctional region on each chromosome. It's called the primary conjunction and centromere. This divides the chromosome into two parts. Each part is called an arm. The centromere has a specific position each chromosome. Depending upon this, there are four type of chromosome. अभी आपने देखा क्रोमोसोम किस तरह दो दो भाग में डिवाइड हुए, लेकिन दो भाग में हमें फोर पार्ट्स नजर आ रहे हैं। उसको हम आर्म बोलते हैं, इस सेंटर वाले पार्ट को हम सेंट्रोमियर बोलेंगे। तो आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन क्रोमोसोम क्रोमोसोम कैसा होता है? आपने ऐसा देखा कि हाथ पे यहाँ पे कॉइल जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्यू आर्म है, यहाँ पे पी आर्म है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, फाइंड आउट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम कैन बी इजिली आइडेंटिफाई ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है, जैसे किसी भी बॉडी में, चाहे वो एनिमल का सेल हो चाहे ह्यूमन बीइंग का सेल हो, मेटासेंट्रिक द सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट इन द क्रोमोसोम and therefore the chromosome look like the English letter V. The arm of this chromosome are in equal length. अभी यहाँ पे जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम किस तरह होता है? वी शेप में होता है। आपको वी शेप नजर आ रहा है? दिस इज अ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। आपने देखा उसके आर्म भी इक्वल नजर आ रहे हैं, तो ये वी पैटर्न का है। acro acrocentric, the centromere is near one the centromere is near one end of this chromosome, which therefore look like a English letter J. One arm is much smaller than other. एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम आपको नजर आया? देखो ये एक्रोसेंट्रिक मतलब ये जे जे शेप का है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा है? जे शेप के जैसा नजर आया ये।
Telocentric chromosome. The centromere is the right at the end of this chromosome, making the chromosome look like the English letter I. And this chromosome consists of only one arm. यहाँ पे आपने देखा टेलोसेंट्रिक मतलब ये कौन से किस तरह दिख रहा है, इंग्लिश लेटर आई आता है ना, ये मतलब उस तरह नजर आ रहा है. चलेंगे इट्स सम सोमेटिक क्रोमोसोम. Chromosome. So somatic cell chromosome are in pair. It pair consist of similar chromosome by shape or organization. They are called homologous chromosome. If they are not similar, they are called as heterologous chromosome. अब कुछ कुछ क्रोमोसोम जो सेम लगते हैं, उनका जो शेप्स रहता है सब कुछ बिल्कुल सेम लगता है, तो उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं. कुछ क्रोमोसोम जो डिफरेंट रहते हैं उसे हम heterologous chromosome कहते हैं. In case of organism that produce sexually, one of the chromosomal pair is different from all than other chromosome of the chromosome chromosome of this different pair chromosome chromo, chromosome of different chromosome of different chromosome of this different pair is called sex chromosome or allosome or all other chromosome are called autosome chromosome. आपने देखा ऑटोजम, कुछ ऐसे जो क्रोमोसोम रहते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटरोलोगस क्रोमोसोम. आज कुछ क्रोमोसोम जो सेम से होते हैं, उनका शेप्स और उनका पैर भी बिल्कुल सेम सेम एक दूसरे से मिलता जुलता है, उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पैर की फॉर्म में होते हैं, जैसे सेक्स क्रोमोसोम, जैसे हमारे जो मेल का क्रोमोसोम होता है कैसा होता है, एक्स वाई होता है, और फीमेल का एक्स एक्स होता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे. डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. क्रोमोसोम आर मेनली मेड अप ऑफ क्रोमोसोम आर मेनली मेड अप ऑफ डीएनए. अभी क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए से, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से. दिस एसिड वाज डिस्कवर बाय स्विस बायोकेमिस्ट. अभी इस एसिड को किसने डिस्कवर किया, स्विस के बायोकेमिस्ट ने किया. Frederick Meisner in 1869, while studying white blood cell, initially acid was reported to only in the nucleus of the cell. However, it was named nucleic acid. However, it was later realized it present in the other part of the cell too. Molecule of the DNA are present in all organisms from virus, bacteria to human being. These molecules control the functioning, growth, division, reproduction of the cell are therefore called master molecules. अब यहाँ पे डीएनए किससे बना हुआ है, क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से बना है. और यहाँ पे इसको डीएनए के एसिड को किसने किया, स्विस के जो बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मेस्चर ने 1869 में, मतलब उन्होंने जब वो वाइट ब्लड सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने क्या पता लगाया, जो डीएनए वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बींग की बॉडी, मतलब सब में प्रेजेंट होता है. मतलब उसमें सारे जो रहते हैं ना डीएनए, मतलब जो ग्रोथ होती है, हमारा जो बॉडी का फंक्शन किस तरह चलेगा, सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती है. द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल सेम, डीएनए मॉलिक्यूल द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म. In 1953, Watson and Crick produced a model of the DNA molecule. As per this model, two parallel threads of nucleotide coil around each other. This arrangement is called double helix. This structure can be compared with a coil and flexible ladder. अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि टू जो कॉइल्स होते हैं जैसे ट्रेड के जैसे होते हैं उसे हम डीएनए बोलेंगे. डीएनए किस तरह बना होता है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बन के डीएनए बनता है. Each strand is the molecule of the DNA is made up of many small molecules known as nucleotide. अब यहाँ पे जो भी डीएनए का जो मॉलिक्यूल्स है वो किससे बना है, वो छोटे 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 जितने डीएनए को छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से बन के जिसको बना है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, एडेनाइन, गुआनाइन एंड साइटोसिन, थाइमिन. मतलब जो मेजर है वो कौन कौन से हैं, वो एडेनाइन है और गुआनाइन है, जो फोर टाइप ऑफ जो नाइट्रोजन बेसिस है. एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमिन. एडेनाइन गुआनाइन आर कॉल्ड एज प्यूरिन. मतलब एडेनाइन गुआनाइन को हम क्या बोलते हैं, प्यूरिन बोलते हैं. और साइटोसिन थाइमिन को हम पिरिमिडाइन बोलते हैं. इन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बेस फॉस्फोरिक एसिड आर ई जॉइंट टू द मॉलिक्यूल ऑफ शुगर. मतलब यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है किस तरह ज्वाइन होते हैं. There are 4 types of nitrogen base. Nucleotide are also 4 types. Nucleotide are arranged like a chain in molecule of DNA.
The two thread of the in DNA molecule are compared to the two rail of the ladder. Each rail is made up of identity joined molecule of sugar, phosphoric acid. Each rung of the ladder is pair of nitrogen base joined by hydrogen bond. Adenine always pair with thymine and cytosine always pair with guanine. अभी यहाँ पे आपने देखा डीएनए का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। डीएनए मतलब जो है, जो वॉटसन क्रिक मॉडल, जो क्रिक्स का जो मॉडल है, मतलब वो जब वो डीएनए के बारे में सर्च कर रहे थे, यहाँ पे आप दिख रहे हो किस तरह कॉइल हुआ है, इसमें एडिनाइन गुआनाइन है, साइटोसिन थाइमोसाइन है। मतलब यहाँ पे जो साइंटिस्ट की पिक्चर आपको नजर आ रही है, उन्होंने किस तरह डिस्कवर किया जो भी डीएनए है वो छोटे 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 मॉलिक्यूल से बना है, छोटे छोटे न्यूक्लियस से बन के डीएनए बना है। अब क्रोमोसोम आपको नजर आया, ये हमारा क्रोमोसोम है, ये जीन्स है, ये सेल्स है, ये न्यूक्लियस ऑफ द सेल है। अभी हम जीन के बारे में पढ़ेंगे। ईच क्रोमोसोम मेड अप ऑफ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब जो भी क्रोमोसोम है, चाहे वो मेल का हो या गर्ल फीमेल का हो, मतलब वो किससे बना है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से बना है। सेगमेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड जीन। सेगमेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ड्यू टू द वैरायटी सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स आर फॉर्म। दीज जीन्स आर अरेंज इन अ लाइन। जीन्स कंट्रोल द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी। अभी जीन जो रहता है वो सारे स्ट्रक्चर सेल्स को सेल कंट्रोल करता है। जो बॉडी में जो भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, बॉडी का जो स्ट्रक्चर रहता है, फंक्शन रहता है, जीन सारे इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। दे ऑल्सो ट्रांसमिट द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जो भी हमारे कैरेक्टर है, जैसे हमारे पेरेंट्स अगर फेयर हुए, या हमारे मम्मी या तो फेयर है, या पापा हमारे ब्लैक है या ब्राउन है, तो जो भी चेंजेस आती है, जो भी चीज़ें, जो भी चेंजेस, जो भी कैरेक्टर होते हैं, चाहे हमारा बोलने का वॉइस हो या कलर हो या हाइट हो, वो सब कुछ हमारे बेबी पे जाएगा। हैज़ दे आर सेड टू बी फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, दैट इज व्हाई द मेनी सिमिलरिटीज आर सीन बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। अभी देखो हमारी भी शक्ल हमारे पेरेंट्स से मिलती होगी, हमारे मम्मी से या पापा से। अगर मम्मी पापा से भी नहीं मिलती होगी, दादा दादी या नाना नानी, या कहीं ना कहीं हमारे फैमिली मेम्बर से मिलेगी। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन साइंटिस्ट स्टोर इन द जीन, मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन जो रहता है हमारे, मतलब किसमें, जीन्स के अंदर स्टोर होके, प्रोटीन साइंटिस्ट जो होता है वो जीन्स के अंदर स्टोर हुआ रहता है। अभी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में देखेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। DNA fingerprinting, the process of gene in the DNA of a person. The genome of the person is identified. It is useful to identify the lineage, to identify criminals because it's to it is unique to every person. अभी यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आपने सुना होगा, जैसे एक सीआईडी करके एक पॉपुलर शो आता है। देखो वहाँ पे जब होता है ना, कुछ क्राइम्स होते हैं, किसी का मर्डर हुआ रहता है, तो देखो वो क्या करते हैं, वो जो भी पेशेंट होता है, जो भी क्रिमिनल्स रहता है, अगर उसकी ब्लड उसका गिरा हुआ होगा तो उसका खून, उसका सैंपल्स कलेक्ट करके हम लैब में चेक करते हैं। तो उससे लैब में जैसे ब्लड में भी डीएनए प्रेजेंट होता है ना, तो उससे पता चल जाता है कि ये किसका डीएनए है। कभी कभी रहते हैं ना, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कभी कभी उन्हें पता नहीं होता कि हमारे माँ बाप कौन है, तो हम डीएनए के थ्रू हमें पता लगा सकते हैं कि ये वो, मतलब ये जो बेबी है किसका है, उसका असली बाप कौन, असली माँ कौन है। डीएनए के थ्रू हम डीएनए के अगर हम चेकअप करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे असली माँ बाप कौन है। इस तरह डीएनए से क्या पता चलता है कि जो क्रिमिनल होता है, जो किसी का मर्डर किया है या किसी का कुछ और क्राइम किया है, चोरी किया है या किसी को मारा है, तो देखो उसके फिंगरप्रिंट के निशान होते हैं। तो डीएनए के थ्रू से पता लगाया जाता है कि इसका ब्लड होगा। ब्लड सैंपल हम कलेक्ट करके हम लैब में डालते हैं, लैब में पता चल जाता है कि किसका फिंगरप्रिंट है, किसका ब्लड है, ये पता चल जाता है। तो आपने देखा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मतलब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। एडिनाइन गुआनाइन को हम क्या बोल देंगे, जो एडिनाइन किससे प्यार होता है, गुआनाइन से, जिसको हम प्यूरिन बोलते हैं। जो थाइमाइन किससे प्यार होता है, साइटोसाइन से, जिसको हम पिरामिडिन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हम एडिनाइन पैर विथ, सॉरी, एडिनाइन गुआनाइन आर कॉल्ड प्यूरिन एज वेल साइटोसाइन, हाँ, एडिनाइन गुआनाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिन बोलते हैं। और साइटोसाइन और थाइमाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिडिन बोलते हैं। रेल ऑफ द डीएनए
मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, मतलब जो भी यहाँ पे जो इसकी रेल्स नजर आ रही हो किससे बने हैं? शुगर और फॉस्फोरिक एसिड से बने हैं। हाँ, यहाँ पे आपको जो डीएनए की रेल्स नजर आ रही है, रेल्स ट्रैक नजर आ रही हो किससे बने हैं? शुगर और फॉस्फोरिक एसिड से बने। Seed of technology. In 1990, the Human Genome Project was together undertaken by all the genetics of the world. अभी यहाँ पे 1990 में एक ह्यूमन जीनोम का एक प्रोजेक्ट बना हुआ था। हाँ, in June 2000, scientists of this project and Celia Genome Corporation of the private industry in the USA collectively announced the discovery of the complete DNA sequence of the human genome. Depending upon the finding of this project, scientists confirmed that the number of genes in the human genome is about 20,000 to 30,000. Later, scientists discovered the genome sequence of many microorganisms due to searching genomic. Research causes gene can be identified. If the disease causing genes are identified, genetic disease can be diagnosed and properly treated. वेबसाइट www.genome.government या .gov। अभी 1990 मतलब कुछ साइंटिस्ट जो आए, अभी जो साइंटिस्ट थे वहाँ के सेलुलर जीनोमिक, मतलब उन्होंने जीन्स के बारे में काफ़ी सर्च कर रहे थे, किस तरह मतलब हमारे जीन्स जो है हमारे जो हमारी एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को पास होते हैं, जिस तरह ह्यूमन बॉडी का जो कैरेक्टर रहता है, अपीयरेंस रहता है, जैसे उन्होंने मतलब 20,000 30,000 मतलब ये सब चीज़ें के जीन्स के बारे में कब से सर्च कर रहे थे। उन्हें मैंने पता लगाया कि कैसे कैसे जीन्स के कारण अगर हमारी जीन्स में ये हमारी बॉडी में बीमारी होगी तो आने वाली जनरेशन में हमारा जो भी आने वाला फ्यूचर में जो बेबी होगा उसको भी बीमारी हो सकती है। तो हमें इन सब का वाकई ध्यान रखना होगा। अगर हमें हमें हमारे ये ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होगा कि हमारे आने वाली जनरेशन को उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। RNA, ribonucleic acid. RNA is the second important nucleic acid of the cell. This nucleic acid made up of ribose, sugar, phosphate molecules and four types of nitrogen bases: adenine, guanine, cytosine, uracil. अभी आपने देखा जैसे डीएनए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, मतलब सारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो आरएनए किस में प्रेजेंट होता है? वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे आरएनए मतलब क्या है? सेल का सेकंड पार्ट है। जैसे जो किससे बना है? राइबोस शुगर से बना है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेसिस एडिनाइन गुआनिन साइटोसाइन यूराकिल। अभी यहाँ पे किसका पैर था? डीएनए में एडिनाइन गुआनिन थाइमाइन साइटोसाइन का। यहाँ पे किसका पैर है? एडिनाइन गुआनिन साइटोसाइन and uracil. The nucleotide smallest unit of chain of RNA molecules formed by combination of ribose sugar, phosphate molecule, one of the nitrogen bases. Large number of nucleotides are bonded together to form the macro molecule of the DNA. According to function, there are three types of RNA. अभी यहाँ पे आपने देखा कि जो डीएनए था काफ़ी बड़ा था एज़ कम्पेयर टू आरएनए से, मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर था काफ़ी बड़ा था, आरएनए छोटा है। मतलब इसके टाइप्स कितने? मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके जैसे डीएनए के मॉलिक्यूल बने, इस तरह आरएनए के भी मॉलिक्यूल बने। मतलब यहाँ पे जो आरएनए है राइबोस न्यूक्लिक एसिड के 3 टाइप्स है, हम देखेंगे क्या है वो। Ribosomal RNA. The molecule of RNA, which is component of the ribosome organ, is called ribosomal RNA. Ribosome perform the function of protein synthesis. अभी यहाँ पे जो ribosomal RNA वो किससे बना है? राइबोसोम ऑर्गेनेल से बना है, इसलिए हम इसको राइबोसोमल RNA बोलते हैं। मतलब उसका काम क्या होता है? जो भी प्रोटीन बनते हैं आरएनए के अंदर, जो भी प्रोटीन रहते हैं किस तरह काम करते हैं, जो भी प्रोटीन आरएनए का जो प्रोसेस होता है किस तरह चलता है, उसको देखना। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सबके काम अलग है। जैसे आइज़ देखने का काम करती है, नोज स्मेल का काम करती है, ईयर सुनने का काम मतलब हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, हैंड्स लिखने का काम, लेग्स से हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं। इस तरह आरएनए जो है जो राइबोसोम ऑर्गेनेल से बना है, मतलब उसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में जो भी अच्छी तरह से परफॉर्म करना। मैसेंजर आरएनए, अभी मैसेंजर का मतलब क्या होता है? मैसेज देना। जैसे आज हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे चैट करते हैं, टेलीफोन में, फ़ोन में, ईमेल के थ्रू हम कैसे हमारा जो मैसेज एक दूसरे से कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए, द आरएनए मॉलिक्यूल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जीन DNA chain in the cell molecules to ribosome in the cytoplasm which produce the protein is called messenger RNA। मतलब यहाँ पे जो मैसेंजर RNA उसका काम क्या है? जो भी प्रोटीन आदि की इंफॉर्मेशन रहती है
जो भी आरएनए की इंफॉर्मेशन किसको, जीन्स को ट्रांसफर करना है, मतलब डीएनए को पास करना, जो भी आरएनए की इंफॉर्मेशन, जैसे अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन है, जैसे पेरेंट के अंदर मेल गैमेट में या फीमेल गैमेट में, तो वही जो बेबी के अंदर भी जो वही सारे उसके क्राइटेरिया आएंगे जो भी है, जैसे बातचीत, बोलने का तरीका, हाइट हो गया, आपकी ग्रोथ कैसे जाएगी, आपके बॉडी का कलर, सब कुछ जो है हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड रहेगा। DNA chain in the cell include to ribosome in the cytoplasm which produce the proteins called messenger RNA। मैसेंजर आरएनए का काम करना क्या होना है, क्या जितने भी प्रोटीन्स आदि से जो का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके जीन में ट्रांसफर करके डीएनए को पास करना। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, द आरएनए मॉलिक्यूल which according to the transfer RNA, the RNA molecule which according to the message of the messenger RNA carry the amino acid up to the ribosome is called ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पे आपने देखा कि जो ट्रांसफर आरएनए है जो कुछ चीज़ें ट्रांसफर करती है अमाइनो एसिड को, जैसे प्रोटीन साइंथिस को ट्रांसफर करती है, राइबोसोम को ट्रांसफर करती है, उसको हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, मतलब कुछ चीज़ों को ट्रांसफर करना। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ये मैसेंजर आरएनए है और यहाँ ये क्या है, मैसेंजर ये ट्रांसफर आरएनए, मतलब चीज़ों को ट्रांसफर करना, मतलब टाइप, जैसे राइबोसोम का क्या काम होता है, मतलब किस तरह प्रोटीन सिंथेसिस में काम करना है। मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है, मतलब किस तरह चीज़ों को, मतलब जो भी है, जो भी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू, उसको कनेक्ट करके डीएनए को पास करना। ट्रांसफर आरएनए जो भी है, जो भी मैसेंजर आरएनए से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो उसको पास करना अमाइनो एसिड टू राइबोसोम, मतलब उसको हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। मेंडल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, यहाँ पे मेंडल आपको साइंटिस्ट नजर आ रहा है जिसका नाम मेंडल है। अभी इसने क्या थ्योरी बनाई, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर टू इन इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोगेनी। अभी यहाँ पे जो मेंडल आपकी पिक्चर सबको नजर आ रही है, मतलब उसका क्या कहना था कि मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से आती है, मतलब हमारे पेरेंट्स के थ्रू आती है, वो मतलब उसका असर हमारे मतलब बच्चे पे जाता है। जैसे हमारे जो माता पिता है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, अगर जैसे हम भी बॉर्न हुए तो हमारे बॉडी का कलर, हाइट, ग्रोथ, वो हमारे पेरेंट्स से ज़रूर मिलेगी। Principle of heredity are based upon this fact. If both the parents make equal contribution to inheritance of characters, which character will appear in the progeny. Mendel carried out research in this direction and put forth the principle of heredity responsible for the such inheritance. The experiment performed by Mendel almost century ago are quite astonishing. All of Mendel's experiments were based upon the visible characteristics of the pea plant, Pythium sativum, द कैरेक्टर एयरफ्लो। अब यहाँ पे जो मेंडल था, साइंटिस्ट था, उसने मतलब सर्च किया। यहाँ पे मेंडल की पिक्चर आपको नजर आ रही है, जॉर्ज ग्रीगोर जोनान मेंडल, मतलब उसने सर्च किया कि जो भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो गए, एनिमल ह्यूमन बीइंग हो गए, जो भी हमारी जो रहती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हमारे जीन्स रहते हैं, हमारे बॉडी का जो अपीयरेंस रहता है, हाइट, हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारा जो बोलचाल रहता है, हेयर का कलर हो गया या हमारी बॉडी का कलर हो गया, वो किस तरह जाती है हमारे पेरेंट्स से, वो बच्चों पे जाएगी। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो पी प्लांट, जैसे हर चीज़ का प्लांट होता है, जैसे फ्रूट का, मैंगो का प्लांट होता है, तो यहाँ पे आपको सीड नज़र आ रही है। जैसे डोमिनेट में आपको राउंड शेप नज़र आ रहा है, रेसिस्यू में कैसा, जो सीड का शेप कैसा, रिंकल है। जैसे कैपिटल आर क्या है, डोमिनेट है, और स्मॉल आर क्या है, रेसिस्यू है। कलर ऑफ सीड आपको नज़र आ रहा है, येलो है। और यहाँ पे जो वाई क्या है, डोमिनेंट है, स्मॉल वाई क्या है, रेसिसिव है। तो यहाँ पे मेल फीमेल का जो रहता है, जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पैर से बने, पैर उसमें पैर होता है, जैसे मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है। यहाँ पे कलर ऑफ फ्लावर आपको नज़र आ रहा है, पर्पल और वाइट। यहाँ पे जैसे आपने मटर देखा होगा, मटर को अगर जब आप ओपन करोगे, इनफ्लेटेड अनकंस्ट्रक्टेड, मतलब मेल फीमेल का जो स्ट्रक्चर अलग है। कलर ऑफ पॉट, जैसे ग्रीन, येलो कलर की भी होती है, ग्रीन कलर की भी होती है। यहाँ पे आपने देखा पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सिलरी है, टर्मिनल, मतलब दोनों बिल्कुल अपोजिट है। हाइट ऑफ प्लांट, कुछ टॉल है, कुछ शॉर्ट है। मतलब उन्होंने क्या सर्च किया, सेवन म्यूचुअली कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले मेंडल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो ग्रेगोर जोरान मेंडल।
बर्थ 20 जुलाई 1822, मतलब यहाँ पे उसकी बॉर्न कब हुई थी, कब पैदाइश हुई थी, 20 जुलाई 1822। अब यहाँ पे उसकी डेथ कब हुई थी, 6 जैन 1884। ग्रेगोर जोनान मेंडल वॉज एन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, मतलब ये कहाँ का साइंटिस्ट था, ऑस्ट्रेलिया का साइंटिस्ट था। स्टडी ऑफ सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पी प्लांट, मतलब वो किस पे स्टडी कर रहा था, पी प्लांट पे, जो मटर का प्लांट होता है ना, मतलब उसके जो अपीयरेंस है, किस तरह उसके जो ग्रोथ है, किस तरह मतलब नेक्स्ट जनरेशन को पास करते। ही शोड दैट द इनहेरिटेशन ऑफ दिस कैरेक्टर फॉलो द सर्टेन प्रिंसिपल। Later, this principle became a popular by his name. Mendel works were recognized only in the 20th century. मतलब जिस तरह के साइंटिस्ट जो वर्क करते हैं, मतलब अपनी सर्च पे लगे होते हैं, जब उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है तो अप्रूव हो जाता है। तो मतलब वो पी प्लांट पे सर्च कर रहा था, पी प्लांट पे सर्च कर रहा था, फिर 20th सेंचुरी में मतलब ये सब कुछ उसका जो एक्सपेरिमेंट है रिकॉग्नाइज होने लगा। आफ्टर रिकॉन्फर्मेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, द सम प्रिंसिपल नाउ फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक, मतलब उसका क्या कहना था कि जो भी जेनेटिक रहते हैं, चाहे वो जो प्लांट, चाहे प्लांट हो गया, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी हो गई, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, नेक्स्ट जनरेशन को पास करती है। डू यू नो सब डोमिनेट रेसेसिव कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जैसे यहाँ पे कुछ डोमिनेट और रेसेसिव कैरेक्टर है, जैसे रोलिंग टंग, जैसे कुछ कुछ पेरेंट की, जैसे मम्मी की टंग अगर रोलिंग हुई या पापा की टंग रोलिंग हुई या दादा के साइड या नानी के साइड की टंग रोलिंग रही, तो वो मतलब रेसेसिव क्या होगा, नॉन रोलिंग टंग, मतलब वो बेबी पे जाएगा। प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म्स, मतलब कुछ कुछ के फादर के हेयर पे, आर्म्स पे हेयर रहते, कुछ कुछ के या तो जो मदर रहते हैं उनके आर्म्स पे हेयर नहीं रहते। एब्सेंस हेयर ऑन एनी आर्म्स, मतलब अब यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, मेल है, रेसेसिव क्या है, फीमेल है। ब्लैक एंड कर्ली हेयर, कुछ कुछ के जो फादर के बाल जो रहते हैं ब्लैक रहते, कर्ली रहते। अब कुछ कुछ देखो, जैसे मदर का, जैसे फादर का बाल क्या है, ब्लैक एंड कर्ली है, और मदर का क्या है, ब्राउन और स्ट्रैट हेयर है। मतलब आने वाली जनरेशन को किसका, मतलब किसका जेज जाएगा, फादर को भी जा सकता है, मदर को भी जा सकता है। फ्री ईयर लोब, मतलब फ्री ईयर लोब है, अटैच ईयर लोब, फीमेल का क्या है, अटैच ईयर लोब। मतलब दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनहेरिटेंस है, बिल्कुल डिफरेंट है मेल फीमेल के। We should study the following cross to clearly understand the conclusion of Mendel's experiment. Monohybrid cross. अब यहाँ पे in this experiment Mendel brought some about the cross between two plants with only one pair of consistent characteristics. मतलब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, अभी प्लांट में हमें, हम जैसे हम मटर खाते हैं, हमें उसमें पता तो नहीं चलता मेल कौन है फीमेल क्या है, लेकिन उसमें भी मेल फीमेल के पैर होते हैं। This type of cross is called monohybrid cross. So, as to study the monohybrid ratio, let us consider the characteristic plant height with pair of contrasting characteristic tall plant and dwarf plant. मतलब प्लांट का भी होता है, कुछ प्लांट की हाइट कैसी होती है, बड़ी होती है, टॉल, और कुछ प्लांट की हाइट शॉर्ट होती है, मतलब वो भी उनकी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, उनके पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पैरेंटल जनरेशन, टॉल टू पी प्लांट एंड डॉग पी प्लांट वर यूज इन द क्रॉस, मतलब यहाँ पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, टॉल पी प्लांट को लिया, छोटे प्लांट को लिया है। दिस इज द पेरेंट जनरेशन। मेंडल रिफर टू द टॉल एंड डॉग प्लांट एज डोमिनेंट रेसेसिव रेस्पेक्टिवली, मतलब मेंडल ने क्या बोला, टॉल प्लांट क्या है, डोमिनेंट है, डॉग प्लांट क्या है, रेसेसिव है। द टॉल प्लांट वॉज रिफर टू डोमिनेंट बिकॉज ऑल द प्लांट इन द नेक्स्ट जनरेशन वॉर टॉल, मतलब यहाँ पे टॉल प्लांट को मेंडल ने क्या बोला, डोमिनेंट है, क्योंकि इसकी आने वाली जो जनरेशन आएगी, जितने भी प्लांट्स होंगे टॉल रहेंगे। The dog plant was reversed to recessive because the character did not appear in the next generation at all. This experiment represented by the pundit method as shown below. अभी यहाँ पे डॉग प्लांट जो है, मतलब उसके आने वाली जनरेशन कैसी शॉर्ट ही रहेगी, मतलब क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो मेंडल का जो क्रॉस एक्सपेरिमेंट हुआ ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब यहाँ पे फिनोटाइप क्या है, टॉल प्लांट है, और यहाँ पे फिनोटाइप क्या है, डॉफ है। यहाँ पे जीनोटाइप देख के आपको दिख रहा है दोनों टॉल टॉल प्लांट है, मतलब दोनों में जो हो रहा है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, टॉल टॉल है। यहाँ पे स्मॉल टी है, मीन्स डॉग प्लांट। अगर दोनों में वो होता है, फ्यूजन होता है, दोनों में फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे जो हम हमें हमें जो मिल रही है फर्स्ट फिलहाल जनरेशन, हमें क्या मिलेगी, टॉल प्लांट, मतलब जो है पेरेंट का रोल, जो फादर का रोल काफ़ी इन्वॉल्व करेगा। पैरेंटल जनरेशन P2 सेल्फिंग इन F1, मतलब यहाँ पे F1 में हम देखेंगे फिनोटाइप क्या है, टॉल टॉल। जीनोटाइप क्या है, मतलब वन क्या है, टॉल है, शॉर्ट है, वन टॉल शॉर्ट। गैमेट्स क्या बने हमारे, टॉल एंड शॉर्ट, मतलब एक टॉल प्लांट भी बने, शॉर्ट प्लांट भी बने। मतलब किस तरह हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपको नजर आ रहा है। मेल गैमेट क्या है, टॉल, मेल फीमेल। यहाँ पे आपको दिख रहे शॉर्ट, मतलब शॉर्ट प्लांट भी स्मॉल टी।
यहाँ पे टॉल आपको नजर आया, यहाँ पे डॉफ, डॉफ मीन्स छोटा, छोटा प्लांट. Depending upon the observation Mendel proposed that a factor inheritance criteria are present in the pair. Today we refer to this factor as gene. Dominant genes are denoted by the capital letter, whereas recessive genes are denoted by small letters. यहाँ पे आपने देखा डोमिनेंट जो जीन्स है वो कैपिटल की फॉर्म में है, रेसिसिव क्या है, स्मॉल में है. एज जीन आर प्रेजेंट इन द पेयर, एज प्रेजेंट इन द पेयर, टॉल प्लांट आर डिनोटेड बाय टी टी, डॉग प्लांट आर डिनोटेड बाय टी टी. अभी टॉल प्लांट को किस में बताया है, कैपिटल टीटी में बताया, डॉग प्लांट को बताया है स्मॉल टीटी में. ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस these genes separate from each other. जो गैमेटो मतलब जो जीन्स है एक दूसरे से अलग होते हैं. ड्यू टू दिस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, वन कंटेनिंग फैक्टर टी, अदर कंटेनिंग फैक्टर टी आर फॉर्म. मतलब यहाँ पे दोनों में जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, मतलब क्या है, पहला फैक्टर वो क्या मिला, टी मिला, दूसरा क्या मिला, स्मॉल टी मिला. First filial generation. In this experiment, Mendel observed this that all plant of first filial generation were tall. यहाँ पे आप देखो, जब मेंडल ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया तो उसको, जब फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट्स उसको क्या नजर आए, टॉल. But he realized that tall plant of F1 generation was different from tall plant of P1 generation because a parent of F1 tall plant are tall as well as dog plant. मतलब उसको क्या नजर आया, जो पहला एक्सपेरिमेंट डिफ्यूजन में आया, सारे प्लांट्स को क्या निकले, टॉल निकले. Depending upon the observation of F1 generation, Mendel concluded that the factor of all tall plant are dominant all over the factor of dog plant. Though all the plant in the F1 generation were tall, they contain the factor responsible for the dwarfness. Though the phenotype of F1 plant is tall, so their genotype is mixed. Phenotype means external appearance of visible characteristic of organism, for example, tallness or dwarfness of plant, whereas the genotype means a pair of genes factor that respond for the visible characteristic. Genotype of P1 tall plant is TT, produce only one type of gamete. A genotype of F1 tall plant will produce two types of gamete. Thus, based on this, we can say this in case of tall plant of F1, P1 generation, though they show similar phenotype, genotype are different. Mendel further continued the experiment about self-fertilization in F1 plant, for which second filial two generation were produced. मतलब इस तरह उसने एक्सपेरिमेंट किया कि मतलब जो फर्स्ट वन जनरेशन में उसको कैसे मिले, जो पहले वाले जनरेशन उसको सारे टॉल प्लांट मिले, और सेकेंड वाले जो जनरेशन में थे उसको सारे प्लांट क्या मिले, डॉफ मिले. Second filial generation. In the second filial generation, tall dwarf types of plant are appear according to the data collected by Mendel out of 9 to 10 pea plant. 705 were tall, 200 were short. मतलब उसने जब एक्सपेरिमेंट किया दोनों टॉल डॉफ को दोनों का फ्यूजन किया तो उसको क्या मिला, 929 पी प्लांट क्या मिले, उसमें से 902 पी प्लांट, उसमें 705 जो थे टॉल थे और 224 कितने थे, शॉर्ट थे, मीन्स डॉप प्लांट. Thus, the phenotype ratio of the plant is 3 tall, 1 dwarf. Genotype ratio is 1 TT to 2 TT. This can be referred as the F2 generation phenotypically. These are the two types of plant, whereas the genetically there are the three types. These types are shown in the following table. अभी following table में हम देखेंगे. आपको फॉलोइंग टेबल में आपको नजर आ रहा है F2 क्या है, मीन्स सेकेंड जनरेशन. प्योर डोमिनेंट मीन्स होमोजाइगस है. F2 प्योर रेसिसी मीन्स प्योर डोमिनेंट मीन्स TT टॉल प्लांट, प्योर रेसिसी डोमिनेंट है डॉप प्लांट, स्मॉल टी मीन्स डॉप प्लांट. मतलब ये क्या होमोजाइगस है. F2 में हमने हाइब्रिड प्लांट देखा, मतलब कैपिटल टी भी स्मॉल टी है, मतलब उसमें हमको हमको क्या मिला, टॉल प्लांट्स मिला. और हम वो कौन सा प्रोसेस था, हेट्रोजाइगस. मतलब प्योर डोमिनेंट में होमोजाइगस का प्रोसेस था, प्योर रेसिसी में भी हमारा होमोजाइगस का प्रोसेस था, लेकिन हाइब्रिड प्लांट में हमारा क्या था, हेट्रोजाइगस, मीन्स जहाँ से हमको टॉल प्लांट मिले.
मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी मेंडल पे डाई हाइब्रिड क्रॉस, जैसे उसने पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया। इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस टू पेयर ऑफ causes the contesting character are under consideration. Mendel performed more experiment on hybridization which he considered more than one pair of contesting character. He brought about a cross between a pea plant producing a round yellow color seed, pea plant which wrinkle and green color seed. In this cross, two pair of contrasting characteristics were considered color of seed and shape of the seed, hence called dihybrid cross. Parallel generation. Mendel selected the pea plant producing a round yellow seed, wrinkle green seed as parent plant as shown in the chart. मतलब उसने क्या बोला कि येलो सीड लिया और ग्रीन सीड लिया। येलो सीड यहाँ पे आपको दिख रहा है, येलो सीड लिया, ग्रीन कलर सीड लिया, मतलब दोनों की सीड जो है अलग अलग है। इस तरह उसने सेकंड मतलब यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस किया उसने। Mendel experiment of dihybrid cross. Parental generation P1 phenotype rounded yellow seed और ये wrinkle green seed, मतलब हाइब्रिड क्रॉस किया। जीनोटाइप आपने देखा राउंड येलो RRYY, wrinkle ग्रीन सीड स्मॉल RRY। गैमेट्स क्या है RY, दोनों में क्रॉस हुआ है, दोनों में फ्यूजन हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट फिलर जनरेशन हमको क्या मिला, राउंड येलो सीड। यहाँ पे सेकंड जनरेशन में हमको क्या मिल रहा है, सल्फिक F1 में फिनोटाइप क्या है, राउंड येलो सीड, राउंड येलो सीड, राउंड येलो सीड। राउंडेड येलो सीड को हमने क्या लिया, डिफ्यूज किया। जीनोटाइप क्या है हमारा RRYY RRYY। गैमेट्स क्या है RY 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 RY। सेकंड फिलर हमको कौन सा प्लांट मिल रहा है हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो मेल गैमेट्स भी है, फीमेल गैमेट्स भी है, जैसे RRY डोमिनेंट है, रेसेसिव है। मतलब सारे जो प्रोसेस हम देखेंगे। During the gamete formation in the P1 generation, the pair of gametes separate independently in RRY. Only RY times gametes are formed, or not RRYY. Similarly, in the RY plant, only RY gametes are formed. We can say that each pair of gene is represented in the gamete by only one gene from that pairs. मतलब उसने सेकेंड हाइब्रिड का जो फॉर्मेशन किया उसको फिनोटाइप, उसका मतलब क्या लिया उसने, राउंड येलो सीड, सेकंड रिंकल येलो सीड, सेकंड जो राउंड था ग्रीन, जो डोमिनेट था रिंकल था ग्रीन था। जीरो टाइप रेशियो हो गया। इस तरह उसको जीरो टाइप में रेशियो में क्या क्या भी चीज़ें मिली, कैपिटल RRY ये सब सारी जो है ये आप उसको देखने को मिला। यहाँ पे आपको रेशियो आपको नजर आ रहा है। Show the monohybrid cross between RR and RR. Write the genotype phenotype ratio F2 generation. What is the characteristic of the yellow round seed alone appear in the F1 generation, but not the characteristics of the wrinkled green seed? मतलब ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। मतलब इस तरह उसने प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट में, मटर के प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया। किसको मतलब किस तरह का उसे एक्सपेरिमेंट देखने को मिला। यहाँ पे आप देख रहे हो सेकंड जनरेशन में उसने क्रॉस करके बताया है। Genetic disorder. Disease and disorder occurring due to the abnormalities in a chromosome and mutation genes are called genetic disorder. अभी यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर मैंने आपको क्या बताया बच्चों, जैसे जैसे मेल फीमेल किसी की भी बॉडी में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है। तो आने वाले जो भी बेबी गर्ल बेबी बॉय होगा उसको भी आ सकती है। जैसे हमारे पेरेंट को ऐसा ना हो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि अल्लाह गॉड ना करे, अल्लाह ना करे कि हमारे जैसे ह्यूमन बींग को कोई बीमारी हो या एनिमल्स को बीमारी हो। तो कभी कभी अगर किसी के जैसे किसी के माता पिता में कोई बीमारी है तो आने वाले उसकी जनरेशन में जो भी बेबी गर्ल बेबी बॉय को भी हो सकती है। अगर किसी के या के पेरेंट के साइड मैटरनल साइड पैटर्नल साइड दादा दादी की साइड या नाना नानी की साइड में अगर किसी को बीमारी है तो आने वाली जनरेशन में फ्यूचर में वो बेबी पे अफेक्ट कर सकती है। बेबी की लाइफ में भी आने वाले बच्चों पे आने वाली बच्चों की लाइफ में असर कर सकती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी include either increase or decrease in number and deletion transcription of any part of the chromosome. Example of physical disorder like cleft lip, albinism and physical disorder like sickle cell anemia, hemophilia. अगर ये भी कोई भी बीमारी हमारे पेरेंट में हुई
चाहे ये मम्मी को हुई या पापा को हुई, या पापा की साइड दादा दादी को हुई, या मम्मी के साइड नाना नानी को हुई, तो आने वाले मतलब यंग यूथ में जो भी आने वाला बेबी होगा, बेबी गर्ल बेबी बॉय, या फिजिकल उसको डिसऑर्डर भी हो सकता है, सिक्कल सेल एनीमिया हो सकता है, हेमोफीलिया जैसी बीमारी हो सकती है अगर क्रोमोसोम में कोई अफेक्ट हुआ तो। ह्यूमन बीइंग है 46 क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर। अभी हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, हम इंसानों के कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द साइज एंड शेप ऑफ दिस क्रोमोसोमल पेयर्स। मतलब यहाँ पे जो क्रोमोसोम की वैरायटी कितनी है? बहुत ज़्यादा है। क्रोमोसोम की वैरायटी ज़्यादा है, 46 है। और उनका जो वेरिएशन है कि कौन सा है, साइज भी है, इक्वल में है, लेकिन पैर में दिस पैर है बिन नंबर आउट ऑफ 23, 22 पैर आर ऑटोसोम, वन पैर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम। अब यहाँ पे 22 पैर क्या है? 22 पैर क्या? ऑटोजम है। वन पैर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम, जिससे पता चलता है कि ये बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है। एलोजम्स क्रोमोसोम इन वुमेन आर रिप्रेजेंट एज 44 प्लस एक्स एक्स एंड इन मेन इज 44 प्लस एक्स वाई। अभी यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल की का जो क्रोमोसोम होता है वो कैसे होता है? जैसे हर ह्यूमन बीइंग की बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसको हमारा जो लिखने का तरीका, जो फॉर्मेट होता है, जैसे मैक्स का सम कैसा होता है, ये फीमेल का है 44 प्लस एक्स एक्स। अब मैन का क्या है? मैन का क्या है? 44 प्लस एक्स वाई। मतलब एक्स वाई क्या है? अब यहाँ पे एक्स वाई क्या है? बॉय मीन्स ये मेल का क्रोमोसोम है। एक्स एक्स क्या है? गर्ल का क्रोमोसोम, गर्ल है, मतलब बॉय गर्ल का क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे देखा एक्स एक्स, यहाँ पे Mendel has shown in this experiment that there is exist two type of genes dominant and recessive। मतलब उसने बताया है कि अपने उसमें एक्सपेरिमेंट किया, प्लांट पे जिस तरह उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने बताया डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है। यहाँ पे आपको क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, ऑटोजम है, और ये यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे आपको नजर आए। If we take into account the number of chromosomes human cells and that their sex related type, the types of genes on the chromosome dominant recessive, we can see where genetic disorder originate and how they are inherited। मतलब हम देखेंगे कि जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जैसे मेल का मैंने आपको बताया 44 प्लस एक्स वाई, फीमेल का 44 प्लस एक्स एक्स। किस तरह से मतलब उनमें डोमिनेंट किया है, रेसेसिव किया है, जेनेटिक डिसऑर्डर किया है, तो आने वाले यंग यूथ जो भी है बेबी पे अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ह्यूमन कैरियोटाइप आपको नजर आ रहा है, ह्यूमन कैरियोटाइप का एक चार्ट दिया है। यहाँ पे ऑटोसोम के क्रोमोसोम, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम है कि जो भी यहाँ पे जो भी जैसे हमारा आज भी जेंडर पूछा जाता है कि हम गर्ल है कि बॉय है। ए डिसऑर्डर ड्यू टू क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटीज। अभी यहाँ पे कुछ बीमारी, डिसऑर्डर मीन्स कोई बीमारी जो होती है किसकी वजह से? क्रोमोसोम, मतलब हमारे क्रोमोसोम में क्या है? एबनॉर्मलिटीज, हमारे क्रोमोसोम सही नहीं है। फॉलोइंग और द डिसऑर्डर दैट अकर ड्यू टू न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, offerings are not sterile if there is change in the number of chromosomes is less. Instead, if there is increase in number of any autosomal pair, physical or mental abnormalities arise, and lifespan is shortened with an shortened lifespan following a some disorder। यहाँ पे आपने देखा कि अगर क्रोमोसोम में हमारे कुछ बीमारी है, तो आने वाली जो जनरेशन में उसके अपीयरेंस में, फिजिकल अपीयरेंस में, या उसकी ग्रोथ में, उसके लाइफ स्पेन में भी अफेक्ट करेगा। यहाँ पे चाइल्डहुड डाउन सिंड्रोम आपको नजर आ रहा है, ये एक बॉय है, मतलब चाइल्डहुड डाउन सिंड्रोम, मतलब डाउन सिंड्रोम की जैसी उसमें क्या एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम आ चुका है। यहाँ पे जैसे 40 हर ह्यूमन की बॉडी में 46 होता था, उसमें एक्स्ट्रा +1 हो गया है। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। Down syndrome is a disorder arising due to the chromosome abnormality. This is the first discovered and described chromosome disorder in human being. This disorder is correct by the presence of 47 chromosome. It is described as a trisomy of 21st chromosome. इन यहाँ पे अभी जो डाउन सिंड्रोम की बीमारी हो गई है, जैसे हर ह्यूमन बीइंग की, नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी में कितना क्रोमोसोम होता है? 46 होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया है, जिसमें जैसे यहाँ पे जो बेबी को क्या हो गई, क्या बीमारी हो गई? डाउन सिंड्रोम की हो गई। इन्फेंट विद द डिसऑर्डर है वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम विद द 21st pair in every cell of their body. Therefore, they have 47 chromosomes instead of 46. Children suffering from Down syndrome are usually mentally retarded, have short lifespan. Parental relation is the most prominent characteristic. Other symptoms include short wide neck, flat nose, short fingers, scanty hair, single horizontal crease or on palm, life expectancy of about 16-20 years। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें क्या क्या असर जा रहा है?
अगर उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया तो उसमें हाइट भी मैटर कर रही है, नेक, नोज, फिंगर, हर चीज, मतलब हमारे जो भी अपीयरेंस है वो सब सब कुछ मैटर कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि मतलब क्या, यहाँ पे हाइट भी मैटर कर रही है, नेक, अ फ्लैट नोज, शॉर्ट फिंगर्स, कैंटी हेयर, आर ये पाम, ये सब चीजें। अब यहाँ पे नंबर 2, टर्नर सिंड्रोम। मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, हैंड ऑफ द चाइल्ड विद द टर्नर सिंड्रोम। अभी यहाँ पे जो कैसा होता है टर्नर सिंड्रोम, अभी यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का आपने पिक्चर देखा कैसा है, ऐसा है, चाइल्ड विद द डाउन सिंड्रोम एंड चाइल्ड विद द टर्नर सिंड्रोम। मतलब उसके हैंड आपको नजर आ रहे कैसे मतलब कैसे, as with autosome abnormalities, sex chromosome also cause some disorder. Turner syndrome or plus 44X arise due to the inheritance of only one X chromosome from one parent and due to inactivity of the gender-related part of X chromosome. Instead of the normal 44 plus X condition, women suffering from Turner syndrome show plus 44 plus X condition. Such women are sterile, unable to have children due to the improper growth of reproductive organs. अभी यहाँ पे टर्नर मतलब यहाँ पे मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इसमें क्या आ गया है, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, जैसे वैसे जो क्रोमोसोम में एब्नॉर्मलिटी होती है, उनके क्रोमोसोम सही नहीं है आने वाले, मतलब यहाँ पे क्या, जैसे नॉर्मल क्रोमोसोम कैसा होता है 44 प्लस एक मेल बॉय, ये गर्ल का क्रोमोसोम है 44 एस एस वुमन सफरिंग में, अगर किसी औरत को अगर टंडर सिंड्रोम को बीमारी है तो उसके आने वाले जो बेबी को है, बेबी गर्ल बेबी बॉय को, ये क्या हो जाएगी, टंडर सिंड्रोम की, टंडर सिंड्रोम की बीमारी हो जाएगी। क्लाइन फेंटर सिंड्रोम, यहाँ पे 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यहाँ पे जैसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और आ गया है। This disorder arises in man due to abnormalities due to this disorder arises in man due to abnormalities in sex chromosome. In this disorder, men have one extra X chromosome. Hence, this their chromosome condition become 44 plus XXY. Such men are sexually sterile because their reproductive organs are not well developed. अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 44 प्लस एक्स एक्स क्या है, ये क्या किसका क्रोमोसोम है यहाँ पे, जैसे 44 प्लस फीमेल का होता है, फीमेल मतलब गर्ल का होता है, 44 प्लस एक्स वाई मतलब बॉय का होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा जो है देख रहे हो यहाँ पे, जैसे जो एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोमल कंडीशन में हो जाते हैं, सच मैन सेक्सुअली मतलब कैसे हो जाता है, उनके मतलब क्रोमोसोम ही उनके अफेक्ट नहीं होते, मतलब जो सेक्सुअली स्टेराइल होते हैं, उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वेल डेवलप नहीं हुआ होता है। The National Health Mission. Under the National Health Mission, the National Rural Health Mission has been started since April 2005. National Urban Health Mission since 2013. मतलब यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन भी काम कर रही है, मतलब किस तरह हम इन सब चीज़ों को, बीमारियों को रोक सके। जिस तरह 2005 से वर्क नेशनल रूरल हेल्थ में, रूरल रूरल एरिया में चालू हो गया। रूरल एरिया मीन्स जहाँ पे गांव वगैरह रहते हैं वहाँ पे रूरल एरिया में चालू हो गया। फिर अर्बन एरिया सिटीज़ में भी चालू हुआ, 2013 में चालू हुआ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस uh, the main objective under the National Health Mission, the National Rural Health Mission has been started since April 2005। मतलब ये जो मिशन था, नेशनल मिशन 2005 से स्टार्ट हुआ था रूरल एरिया में जहाँ पे गांव वगैरह रहते हैं। यही जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो 2013 में अर्बन एरिया मतलब सिटीज में स्टार्ट हुआ था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन है स्ट्रेंजिंग ऑफ द रूरल एंड अर्बन हेल्थ फैसिलिटी, कंट्रोलिंग वेरियस डिसीज लाइक इलनेस, इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पेशेंट थ्रू वेरियस स्कीम। मतलब यहाँ पे जो भी आ रही है, जैसे जो भी पेशेंट को बीमारी आ रही है हेल्थ से रिलेटेड, और उनको जो फाइनेंशियल जो भी उनको इशू हो रहा है मेडिसिन से रिलेटेड, मतलब इसी चीज़ की स्कीम प्रोवाइड की जा रही है।
दिस ऑल्सो अकॉर्ड ड्यू टू द म्यूटेशन इन सिंगल जीन मोनोजेनिक डिसऑर्डर। अब यहाँ पे कुछ ऐसी भी बीमारियां होती है जो सिंगल जीन की वजह से, जिसको हम मोनोजेनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं, डिसऑर्डर अकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन एनी सिंगल जीन into defective one are called monogenic disorder। मतलब यहाँ पे कारण क्या होता है, जो बीमारी होती है, डिसीज होती है, मतलब चाहे मेल या फीमेल की बॉडी में किसी एक जीन के कारण होती है, जिसको हम मोनोजेनिक डिसऑर्डर बोलेंगे। अप्रोक्सीमेटली 4,000 different disorder of this type are not known due to the abnormal genes. Their product are there either produced in insufficient quantity or not at all. It causes abnormal metabolism that may lead to death as a tender age. Example of such disorders are Hutchinson disease, Tay-Sachs disease, and galactosemia disease, and phenylketonuria, sickle cell anemia, cystic fibrosis, एल्बिनिज्म, हेमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब कुछ एक जो जीन्स के कारण होती है, चाहे वो किसी की माता पिता में हो सकती है, चाहे वो या मदर के इसमें हो सकती है, या फादर के किस में हो सकती है, जिसकी वजह से वो आने वाले मतलब बेबी गर्ल या बेबी बॉय पे अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ये सब बीमारियां हो सकती है, जिससे दिख रहा है ना आपको। हचिंसन डिसीज, टेकिसास डिसीज, गैलेक्टोसोमिया, फेलोकोमिया, सिकल सेल एनीमिया, अल्बिनिज्म, हेमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पे अल्बिनिज्म देखेंगे किस तरह की बीमारी है। नंबर 1, this is the genetic disorder. Our eye skin have color due to the brown pigment, due to the brown pigment melanin। मतलब यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये बॉय का कलर, जैसे ये फॉरेनर जैसा लुक लग रहा है। हेयर एंड आईज ऑफ द चाइल्ड विद एल्बिनिज्म। मतलब एल्बिनिज्म मतलब कैसा होना कि आईज का जो कलर रहेगा बिल्कुल रेड रहेगा, हेयर का कलर हमें एकदम वाइट नजर आएगा, हमारी आईब्रो भी वाइट रहेगी, हमारा स्किन का कलर भी पूरा टोटली वाइट रहेगा। मतलब इसमें क्या होगा, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर की बीमारी है। जैसे हमारी जो आंखों का कलर कैसा देगा, ब्लू या तो पिंक नजर आएगा, रेड नजर आएगा, और हेयर का कलर भी वाइट रहेगा। मतलब इसमें जो ब्राउन के पिगमेंट है, जिससे मेलानिन का क्या होता है, ब्राउन, मतलब जो ब्राउन कलर का मतलब मेलानिन कम है, मेलानिन बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसे जिसका कलर ब्राउन ब्राउन रहता है, सांवला रहता है, भूरा रहता है, उसमें मेलानिन की जो क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। इन दिस डिसीज द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस मेलानिन। मतलब इन केसेस में क्या होता है, एल्बिनिज्म में बॉडी मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाती। मतलब इसीलिए जो बॉडी का कलर रहता है वो क्या होता है, वाइट रहता है, मतलब पिंकिश रहता है। द स्किन बिकम पेल, हेयर आर वाइट, एंड आईज आर यूजली पिंक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन द रेटिना एंड स्केलरा एंड स्केलरा स्केलेरा हो गया। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि क्यों हमारी जो बॉडी का एल्बिनिज्म के जो बॉय रहते हैं या गर्ल रहते हैं, उनके हेयर का कलर वाइट क्यों रहता है, उनकी आईज ब्लू और ये ऐसी क्यों रहती है, रेड क्यों रहती है, क्योंकि इनमें जो मेलानिन की क्वांटिटी क्या है, कम है। मेलानिन की क्वांटिटी क्या है, कम है। मेलानिन क्या रहता है, उसमें कम होता है। मतलब यहाँ पे आपने देखा जो मिलेनियन ये एल्बिनिज्म के पेशेंट जो है, उनकी जो बॉडी का कलर है, आपने देखा क्यों उनका हेयर का कलर वाइट रहता है, आईब्रो वाइट क्यों रहती है, आईज आईज पिंक और ये रेड क्यों नजर आ रही है, पेल पिंक क्यों नजर आ रही है, बिकॉज इसमें जो मेलानिन का जो है, मेलानिन जो पिगमेंट है उनमें कम होता है। और उनका जो रेटिनस कलर का कलर भी क्या होता है, पिंक और ब्लू होता है। अभी यहाँ पे नंबर 2 हम क्या देखेंगे, सिकल सेल एनीमिया। Sickle cell anemia, and even minor change in molecular structure of protein and DNA may lead to the disease or disorder. Normal hemoglobin has a glutamic acid as amino acid in molecular structure। अब यहाँ पे सिक्कल सेनिया भी एक बीमारी है, जिसमें जो यहाँ पे जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो डीएनए से रिलेटेड ही होती है। जैसे डीएनए में भी डीएनए हमारा डीएनए बराबर नहीं है, तो नॉर्मल हेमोग्लोबिन का जो मतलब जो रहता है, ग्लूटामेटिक एसिड कितना होता है, 6 अमाइनो एसिड रहता है। हाउएवर इट इज रिप्लेस बाय वेलाइन। द शेप स्ट्रक्चर ऑफ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल चेंज, हमारा जो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो शेप होगा बिल्कुल बदल जाएगा। ड्यू टू दिस द इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल विच आर द नॉर्मली बायोकेमिकल बिकम सिकल शेप। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। द कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन इंडिविजुअल इज वेरी लो। मतलब यहाँ पे जो ये सिकल सेल एनीमिया में क्या रहती है, ऑक्सीजन जो रहता है, ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा हेमोग्लोबिन का जो लेवल हो वो कम हो जाता है, हेमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, जिससे इसीलिए इसको हम सिकल सेल की एनीमिया की बीमारी बोलते हैं। इन दिस कंडीशन क्लम्पिंग क्लम्प इन दिस कंडीशन
Clumping and thereby destruction of ethocyte occur most often. As a result, blood vessel are obstructed and the circulatory system, brain, lungs, kidney are डैमेज। क्या होता है, अगर ब्लड लेवल कम होगा, अगर खून ही हमारी बॉडी में नहीं रहेगा, तो हमारी हमारी बॉडी सिस्टम में क्या हो सकता है, जो खून का बहाव रहेगा, जो ब्रेन, लंग, किडनी रहेगा, वो बराबर काम नहीं कर पाएंगे, वो पूरे डैमेज हो जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया क्या है, हेरिडिटी डिसीज, मतलब ये किससे, एक खानदान से आती है। हमारी मम्मी को हो या पापा को हो, या पापा की साइड दादा दादी को, या मम्मी की साइड नाना नानी को, तो ये बीमारी आने वाली जनरेशन बेबी गर्ल या बेबी बॉय को हो सकती है। इट अकर ड्यू टू चेंजेस इन जीन्स ड्यूरिंग कॉन्सेप्शन, मतलब ये क्यों होती है, क्योंकि हमारे जीन में चेंजेस होते हैं। इफ द फादर मदर बोथ आर अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया, इफ द कैरियर ऑफ दिस डिसऑर्डर, देयर ऑफस्प्रिंग आर लाइकली टू सफर फ्रॉम दिस डिसीज। अगर यहाँ पे जो भी आने वाले, जैसे जो भी है, मम्मी पापा को अगर ये सिकल एनीमिया एनीमिया की बीमारी है, तो उनका आने वाला जो भी बेबी होगा, बेबी गर्ल या बेबी बॉय होगा, उससे भी सिकल एनीमिया की बीमारी हो सकती है। हेंस मैरिज बिटवीन द पर्सन हु आर कैरियर ऑफ सफरिंग फ्रॉम द सिकल एनीमिया शुड बी अवॉइडेड। मतलब हमें पता चलता है कि अगर किसी में, अगर ऐसी बीमारियां हैं, अगर किसी 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 लड़की में है या किसी लड़के में है, तो ऐसे लड़कों लड़की को, मतलब ऐसी ऐसी शादी नहीं होनी चाहिए जिसमें मतलब ऐसी बीमारियां हैं। मतलब ऐसे कपल को शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन में भी उनको ऐसी बीमारी, सिकल सेल एनीमिया, उनके होने वाले बच्चों को हो सकती है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे दो लोग हैं, मतलब जो सिकल सेल एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। नंबर वन, सिकल सेल एनीमिया। नंबर टू, सफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, मतलब जो सिकल सेल एनीमिया जो कैरियर करके आया है, मतलब वो अपने कहीं से लाया, अपने मम्मी से लाया, या पापा से लाया, या दादा दादी या नाना नानी से लाया है। मतलब एक हेरिडिटी डिसीज है। या सफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, मतलब जिसको हो गई है, मतलब किसी ना किसी के थ्रू से बीमारी से सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। सिम्टम ऑफ सिकल सेल एनीमिया, सॉइलिंग ऑफ हैंड्स, मतलब सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम क्या है, जैसे हमारे हाथों में सूजन आ जाएगी या लेग्स में सूजन आ जाएगी। सॉइलिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, पेन इन जॉइंट, मतलब हमारे घुटनों में बहुत दर्द होने लगेगा। सर्वल बॉडी सर्वल जनरल बॉडी एचएस, मतलब हमारी बॉडी में दर्द होने लगेगा। फ्रिक्वेंट कोल्ड्स एंड कफ, मतलब हमें कफ एंड कोल्ड भी होगा। कॉन्सेंट लो ग्रेड फीवर है, मतलब हमें हमारा बुखार बुखार का जो लेवल क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम, मतलब एकदम कम हो जाएगा। एग्जॉक्शन, मतलब हमें भूख को बहुत लगेगी। पेल फेस, हमारा जो चेहरे का कलर भी काफ़ी फीका हो जाएगा। लो हीमोग्लोबिन कंटेंट, हमारा खून जो है बॉडी में वो भी कम होने लगेगा। मतलब ये अगर इस तरह के सिम्टम नजर आएंगे, तो मुझे समझ जाओ कि हमें सिकल सेल की बीमारी, सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हो रही है। डू यू नो, in Maharashtra, there are more than 2.5 lakh people suffering from sickle cell anemia, or about 21 districts, including 11 districts from Vidarbha, are affected by the disorder। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने सिम्टम आपको बताया ना, अगर किसी हमारे हाथ सूज रहे हैं, या पाँव में सूजन हो रही है, लेग में हो रही है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, या हमारे बदन में दर्द हो रहा है, या हमें कफ एंड कोल्ड हुआ है, या हमारा बुखार का लेवल काफ़ी कम हो गया, हमें काफ़ी भूख हो रही है, हमारा चेहरा भी फीका हो गया, हमारा खून भी कम हो गया, तो हमको सिकल सेल की एनीमिया की बीमारी हो सकती है। और जो महाराष्ट्र जैसे सिटी में 2.5 लाख ऐसे पीपल लोग हैं जो सिकल सेल एनीमिया के जैसी बीमारी से सफ़र हो रहे हैं। और 21 डिस्ट्रिक्ट में, 11 डिस्ट्रिक्ट में क्या हो गया है, मतलब ये इसके मतलब इसके डिसऑर्डर भी पाए गए हैं। मतलब किस तरह हम मतलब इस बीमारी से बचे। लेट्स गेट आवर ब्लड टेस्टेड, लेट्स ओवरकम सिकल सेल एनीमिया। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, हमें एक नॉर्मल जो ब्लड है आपको दिख रहा है, नॉर्मल ब्लड और अफेक्टेड वन, मतलब यहाँ पे बराबर खून बन रहा ही नहीं है। यहाँ पे जैसे नॉर्मल कैसे हमारा ब्लड बन रहा है बॉडी में, इस तरह खून बन रहा ही नहीं है। खून हमारा क्या, खून को बनने ही नहीं दे रहा है। अभी यहाँ पे देखेंगे सिकल सेल एनीमिया अकर एज फेलो, यहाँ पे सिंबल नजर आ रहा है, सिंबल में ए नॉर्मल सिकल सेल एनीमिया है, और एस क्या है, कैरियर सिकल सेल एनीमिया है, एस क्या है, सफरा सिकल सेल एनीमिया है। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मैन ओमेन प्रोगेनी नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल नॉर्मल सिकल सेल एनीमिया है, ओमेन क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। प्रोगेनी मतलब उनके आने वाली जनरेशन को। नॉर्मल प्रोगेनी बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, अगर दोनों को मतलब ऐसे, मतलब कोई भी नहीं है, मतलब ऐसे नॉर्मल, मतलब नॉर्मल सिकल सेल एनीमिया है, लेकिन उनके आने वाले बेबी को, बेबी गर्ल या बॉय को, वो भी नॉर्मल रहेगा। नंबर टू, मतलब यहाँ पे क्या है, मैन को क्या है, नॉर्मल सिकल सेल एनीमिया भी है, या कैरियर भी सिकल सेल एनीमिया है। अभी यहाँ पे फीमेल को, यहाँ पे क्या है, कैरियर सिकल सेल एनीमिया, नॉर्मल सिकल एनीमिया, तो यहाँ पे 50% ऑफ
प्रोगैमिनी नॉर्मल है, 50% ऑफ कैरियर है। इफ वन इज पैरेंट इज नॉर्मल देन वन इज कैरियर। मतलब यहाँ पे 50% क्या है, नॉर्मल है, 50% कैरियर है। मतलब चाहे वो मम्मी भी हो गई, पापा भी हो गया, अगर आने वाले उनका कोई बेबी आता है तो वो क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है, वो नॉर्मल भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो, अपने साथ कैरी भी करके ला सकता है। दोनों में से एक हो सकता है, या तो नॉर्मल सिकल सेल एनीमिया वाला बेबी बगल बॉय हो सकता है, या कैरियर वाला हो सकता है। नंबर 3, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल सिकल सेल एनीमिया है, और यहाँ पे सफर सिकल सेल एनीमिया है। यहाँ पे फीमेल को भी सफर सिकल सेल एनीमिया है और नॉर्मल है। ऑल प्रोगनी विल बी कैरियर इफ वन इज पेरेंट इज नॉर्मल एंड वन इज सफरर। अगर यहाँ पे जो भी आने वाला होंगे, जो भी जनरेशन में जो रहेगा, वो सिकल सेल एनीमिया को कैरी करते हुए लेकर आएंगे। अगर एक पेरेंट के नॉर्मल हुआ तो सारे जो क्या हो जाएंगे, सफर हो जाएंगे इसके, मतलब उनको भी ये सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हो सकती है। नंबर 4, अभी यहाँ पे क्या है, एएस मैंने क्या बताया था, कैरियर सिकल सेल एनीमिया है। ये क्या है, बॉय बॉय फादर को है, और यहाँ पे मदर को भी नॉर्मल सिकल सेल एनीमिया है। ये कैरियर सिकल सेल एनीमिया, सॉरी, कैरियर सिकल सेल एनीमिया है। यहाँ पे आपने देखा, फादर को भी कैरियर सिकल सेल एनीमिया, मदर को भी सिकल सेल एनीमिया है। 25% ऑफ प्रोग्रामिंग नॉर्मल, प्रोग्रामिंग नॉर्मल, 25% सफर एंड 50% कैरियर इन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर। मतलब यहाँ पे जो आने वाली जो जनरेशन को क्या होगा, 25% प्रोग्रामिंग नॉर्मल रहेगा, और 25% क्या रहेगा, सफरर रहेगा। 50% क्या रहेगा, कैरियर रहेगा। मतलब अगर पेरेंट्स यहाँ पे क्या है, कैरियर है। नंबर 5, अभी यहाँ पे आपने देखा है कि कैरियर कैरियर सिकल सेल एनीमिया है, और सफरिंग सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे भी सफर सिकल सेल एनीमिया है और कैरियर सिकल सेल एनीमिया। मतलब यहाँ पे 50% ऑफ प्रोगेनिंग कैरियर है, 50% सफर है। इफ वन पेरेंट इज कैरियर द अनदर इज सफरर। मतलब आने वाली जो जनरेशन बेबी गर्ल को होगा, क्या होगा, 50% एक कैरियर भी हो सकता है, और वो सफरर भी हो सकता है। 6, यहाँ पे क्या है, सफर सिकल सेल एनीमिया है, और मेल मेल में भी या फीमेल में भी सफर सिकल में मतलब जो आने वाली उनकी बेबी को भी क्या होगा, सिकल सेल हो सकता है, अगर दोनों पेरेंट को सफर सिकल सेल एनीमिया है। तो यहाँ पे आपने देखा डायग्नोज, मतलब इसका इलाज किस तरह हम कर सकते हैं। डायग्नोज ऑफ सिकल सेल एनीमिया अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम, द solubility test for diagnosis of sickle cell anemia is available at all district hospital. Similarly, the complementary diagnostic test electrophoresis perform at rural and सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मतलब जिस तरह इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इलाज किया जा रहा है नेशनल मिशन में, जैसे अर्बन और रूरल एरिया में, मतलब हर तरह के दवाइयों का बंदोबस्त किया जा रहा है। जिस तरह की इसमें से एक टेस्ट हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट बोलते हैं। ये आज भी रूरल सब और सब हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इसकी रेमेडी हमें क्या लेनी है, हैंड ऑफ द चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया। मतलब हमारा हाथों में सूजन होने लगेगी। यहाँ पे आपने देखा कैसा ऐसे सूजन सूजन जैसे लग रहा है कि मतलब उसको सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हुई है। रेमेडी, हमें क्या रेमेडी लेनी है, इलाज कैसे करना है। दिस इज स्प्रेड इन ओनली वन वे, रिप्रोडक्शन। हैंस हस्बैंड वाइफ शुड गेट द ब्लड एग्जामाइन देयर ईदर बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज। मतलब ये जो बीमारी है ये रिप्रोडक्शन से आती है, हेरिडिटी से आती है। तो इसलिए हस्बैंड और वाइफ को मतलब अपने ब्लड को एग्जामाइन करना चाहिए, मतलब शादी से पहले और शादी के बाद भी। मतलब जैसे जो भी कपल शादी करने जा रहे हैं तो हमें बराबर चेकअप करना चाहिए कि हमारे किसी गर्ल को या बॉय को, मेल या फीमेल को, किसी को बीमारी तो नहीं है। शादी से पहले भी ब्लड को चेक करना चाहिए, शादी के बाद भी ब्लड को भी एग्जामिन करना ज़रूरी है, कि किसी किसी से किसी थ्रू से आ सकती है। अ कैरियर सफरर शुड अवॉइड मैरिज विद अनदर कैरियर सफर। मतलब अगर किसी को भी गर्ल को है या बॉय को है, मतलब ऐसे कपल को शादी नहीं करनी चाहिए जिनको ऐसी बीमारी है, क्योंकि आने वाली उनकी जनरेशन में उनके बच्चों को भी सफ़र हो सकती है। अ पर्सन सफरिंग फॉर सिकल सेल एनीमिया शुड टेक टैबलेट ऑफ फॉलिक एसिड डेली। मतलब जिस पर्सन को अगर जैसी बीमारी आ गई है, सिकल सेल एनीमिया की आ गई है, इस बीमारी से वो कंट्रोल करना चाहता है, बीमारी से मतलब छुटकारा चाहना चाहता है, तो उसे फॉलिक एसिड की टैबलेट लेनी चाहिए डेली। मतलब ये बीमारी को कंट्रोल करेगी। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर हम देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में also become defective due to mutation during fertilization. Mitochondria are contributed by the egg cell ovum alone. Hence mitochondrial disorder are inherited from the mother only.
लिवर हेरिडिटी टॉप्टिक न्यूरोपैथी इज एग्जांपल ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। अभी यहाँ पे हमने जैसे डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी जैसे अभी किसी के डीएनए में कुछ इन्फेक्शन है या कोई बीमारी है या एग में प्रॉब्लम है या स्पर्म में प्रॉब्लम है, जैसे मदर को या फादर को है, तो फर्टिलाइजेशन के फॉर्म में आने वाली जैसे न्यू जनरेशन में बेबी को भी ये बीमारी हो सकती है। Disorder due to mutation in multiple genes, polygenic disorder. Sometimes disorder arise due to mutation in more than one genes. अभी यहाँ पे जो कुछ कुछ डिसऑर्डर जीन्स के थ्रू आती है, जेनेटिक्स आते हैं। जैसे अगर जो मम्मी को है या पापा को है या पापा के साइड दादा दादी को है या मम्मी के साइड नाना नानी को, तो हम हमारे आने वाली जनरेशन यंग यूथ को हो सकती है, हमारे आने वाले जो भी बच्चों को, बेबी गर्ल बेबी बॉय को हो सकती है। इन मोस्ट सच डिसऑर्डर देयर severity increases due to effect of environmental factor on the fetus। अभी यहाँ पे fetus क्या है? एक fetus वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। fetus मीन्स बेबी, वो बेबी गर्ल भी हो सकता है, बेबी बॉय भी हो सकता है। जैसे मदर है, फादर है, अगर उनका कोई बेबी आने वाला है या मदर को बीमारी है या फादर को बीमारी है, अगर उनमें अगर कोई इन्फेक्शन है, जीन्स में कोई प्रॉब्लम है, तो fetus में भी हो सकती है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच डिसऑर्डर आर cleft palate, congested stomach, spina bifida, defect of spinal cord, etc. Besides diabetes, blood pressure, heart disorders, asthma, obesity और also polygenic disorder। अभी यहाँ पे जो है जैसे डायबिटिक्स है, डायबिटीज जैसे हम ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई या हार्ट डिसऑर्डर हो गया या ओबिसिटी हो गई, जैसे अस्थमा हो गया। जैसे बहुत से पेशेंट को देखो डायबिटीज़ की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है या हार्ट में प्रॉब्लम होता है या अस्थमा होती है। अस्थमा में जैसे हमें सांस लेने में छोड़ने में तकलीफ होती है। ओबेसिटी यानी मोटापा। तो ये सब पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है, मतलब एक जीन्स के थ्रू आती है जो मतलब हमारे आने वाले जैसे या मदर को भी हो सकती है या फादर को भी हो सकती है। तो जो भी फीटस है, बेबी गर्ल बेबी बॉय को, उसके ऊपर उसका असर पड़ सकता है। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। अभी पॉलीजेनिक का जो है डिसऑर्डर है, मेंडल को लोगों को बिल्कुल मेंडल्स के प्रिंसिपल को बिल्कुल को जल्दी स्ट्रिक्टली बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही है। दिस डिसऑर्डर अराइज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट लाइफस्टाइल डिफेक्ट इन सेरेब्रल जीन्स। अभी ये मेंडल्स के रूल को फॉलो अप नहीं कर रही, प्रिंसिपल को फॉलो अप नहीं कर रही हेरिडिटी को। मतलब ये किस कारण की वजह से हो रही है, जो बीमारी हो रही, डिसऑर्डर हो रहे हैं, वो किसकी वजह से रहे? हमारे इन्वायरमेंटल चेंज। हमारा इन्वायरमेंटल चेंज कैसा है, हमारा लाइफ स्टाइल रहन सहन कैसा है। अब और हमारे जीन्स में भी तो कोई डिफेक्टिव नहीं है, कुछ जीन्स में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हम किस माहौल में रह रहे, हम किस तरह खाना पीना कर रहे, उसकी वजह से भी तो हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि हमें डायबिटीज़ कभी कभी शुगर की वजह से होती है, ब्लड प्रेशर जैसे हमें ज़्यादा नमक खाने से हो जाती है, हार्ट का बीमारी जैसे हमारा दिल का दौरा ज़्यादा फास्ट हो जाता है, अस्थमा सांस में, ओबेसिटी हमें ज़्यादा हम फैटी चीज़ खाते हैं, फैट वाली चीज़ खाते तो हमें मोटापा आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे Always remember interrelationship between tobacco addiction and cancer under uncontrolled growth of cell। अभी यहाँ पे आपने देखा कि जिस तरह की हम बीमारियों की बात कर रहे, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, मतलब पॉलीजेनिक जैसे मेंडल के प्रिंसिपल के हेरिडिटी को बिल्कुल फॉलो अप नहीं करता, लेकिन ये बीमारी किन कारण की वजह से हो सकती है? इन्वायरमेंटल मीन्स जैसे हम कौन से माहौल में रह रहे हैं, जैसे वेदर भी अफेक्ट कर सकता है, किस तरह का माहौल है, किस तरह की हम चीज़ों को इस्तेमाल करें। लाइफस्टाइल मीन्स हम किस तरह का खाना हम खा रहे हैं, किस तरह का हम फूड खा रहे ले रहे हैं। यहाँ पे भी हो सकता है सेरेब्रल जीन्स, हमारे जीन में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो हम ऑलवेज रिमेंबर के वाले टॉपिक पे आएंगे कि आखिर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन तंबाकू एडिक्शन एंड कैंसर अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। अभी तंबाकू तो आपने देखा होगा, हम सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। अभी यहाँ पे कुछ एडिक्शन होते हैं ना पेशेंट, कैंसर्स वगैरह की बीमारियाँ जो होती है, देखा आज में के माहौल में आपने देखा होगा। मैं यहाँ पे किसी को क्लेम नहीं कर रही हूँ कि किसी के डैडी पीते होंगे सिगरेट या किसी के अंकल, किसी के आप फैमिली में जो भी अंकल होंगे, किसी के दादा भी तंबाकू खाते होंगे, किसी के दादा दादी या नाना नानी जैसे पान तंबाकू खाते हैं ना। ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है किसी के ऊपर क्लेम करना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। मतलब जैसे माहौल के हिसाब से मैं देख के बोल रही हूँ कि हमारे सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तंबाकू के एडिक्शन है और बोलते हैं ना, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, जिससे कैंसर की बीमारी होती है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। मैनी पीपल कंज्यूम तंबाकू इधर बाय स्मोकिंग और बाय चिंग।
मतलब हम तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आजकल पान बीड़ी का जो शॉप हो गया, तो लोग ऐसा नहीं कि मैं स्मोकिंग तो आजकल नए यंगस्टर में भी आ रहा कि जवान 15-12 साल के लड़के, 12 साल के तो नहीं, 15-16 साल के कॉलेज के लड़के लड़कियां भी सिगरेट पीने लगे। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसान है। तो हमें तंबाकू का, आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में, आपने देखा होगा अपने फैमिली में देखा होगा, या बाहर आपने देखा होगा अंकल को, या ऐसे बहुत सारे ओल्ड मैन को देखा होगा जो सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो अचीविंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं। कंजप्शन ऑफ तंबाकू एनी फॉर्म में कॉल कैन कॉज कैंसर। मतलब अगर हम तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे, बीड़ी पी रहे हैं, तो जिससे हमें कैंसर की बीमारी हो सकती है। स्मोकिंग ऑफ सिगरेट बीड़ी एडवर्सली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अगर हम सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं या बीड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में तकलीफ हो सकती है। इट कॉज बर्निंग सेंसेशन इन द थ्रोट एंड कफ। यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमारे थ्रोट में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे। देखो आपको दिख रहा है आपका थ्रोट, आपके थ्रोट में, आपके गले में तकलीफ होगी। एक्सेसिव स्मोकिंग कॉसेज इंस्टेबिलिटी एंड ट्रम्बलिंग ऑफ फिंगर। मतलब क्या हो सकता है, हमें अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारे फिंगर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राई कफ कॉज स्लीपलेसनेस। तम्बाकू कंजप्शन के मतलब जो ड्राई सूखी खांसी क्या रहती है, हमारी स्लीपलेसनेस, हमारी नींदों को उड़ा सकती है, हमें बराबर नींद नहीं आएगी। तम्बाकू कंजप्शन कैन ऑल्सो लीड टू शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ स्पैन। अब यहाँ के अगर जो पेशेंट जो है, जो ऐसे लोग हैं जो तंबाकू का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी डाइट में, जैसे आपने देखा होगा जो उनका लाइफ स्पैन कम होगा, उनकी लाइफ जो है कम रहेगी। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत से अंकल को देखा होगा, ऐसा मैं किसी को क्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोसाइटी में देखा है, बहुत से मैन को देखा है, बहुत सारे आदमियों को देखा है, बहुत सारे अंकल को देखा, बहुत सारे ओल्ड मैन को देखा कि जो तंबाकू का इस्तेमाल करते, स्मोकिंग करते, बीड़ी पीते हैं, उनका जो लाइफ का रेशियो है, लाइफ स्पैन, वो कम हो रहा है, जैसे उनको कैंसर की बीमारी हो रही है। Chronic bronchitis, pericarditis, cancer of the lungs and mouth, larynx, voice box and pharynx, pancreas, urinary bladder, etc. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो shortening of life and chronic bronchitis and pericarditis, cancer of lungs, mouth, लैरिंस, वॉइस बॉक्स, फेरिंस, पैंक्रिस, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे हमारे माउथ में भी इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे फेरिंस में भी, हमारे थ्रोट में भी, हमारे ब्लैडर में भी इन्फेक्शन हो सकता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग आर ड्यू टू द निकोटीन प्रेजेंट इन तंबाकू। अभी यहाँ पे जो इफेक्ट क्यों होता है, जैसे हम स्मोकिंग करते हैं, ऐसा नहीं, हम जैसे अंकल लोग जो स्मोकिंग करते हैं, ओल्ड मैन स्मोकिंग करते, तंबाकू का इस्तेमाल करते, तो तंबाकू में क्या प्रेजेंट होता है, निकोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इट अफेक्ट द इट अफेक्ट द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब ये किसको कर रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे दिमाग में जो नर्वस सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करता है। आर्टरीज बिकम हार्ड, इट कॉजेज आर्टियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन। मतलब आर्टरीज हमारी क्या हो जाती है, जो खून के अंदर जैसे आर्टरीज वेन्स होते हैं ना हमारे ब्लड के अंदर, वो क्या हो जाती है, बिल्कुल हार्ड हो जाती है, हमारा खून भी एकदम सख्त हो जाता है, हमारा एकदम ड्राई हो जाता है। हाइपरटेंशन मतलब हमको काफ़ी चिड़चिड़ापन, हमारा जो मेंटल है ना, हमारा दिमाग जो है बिल्कुल बराबर काम नहीं करता, हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आता है। Tobacco smoke contain harmful chemical like pyridine, ammonia, एडिलाइट, फरफुरल, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अभी तंबाकू जो स्मोक रहता है, जो लोग, जो अंकल, जो बहुत सारे जो जेंट्स होते हैं स्मोकिंग करते हैं, बूढ़े जो रहते हैं, बूढ़े अंकल होते हैं, देखो जो ओल्ड मैन होते हैं, और जो भी मैन रहते हैं, जेंट्स रहते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते, तंबाकू खाते, तो तंबाकू के अंदर कौन कौन से केमिकल रहते हैं, पेरिडीन, अमोनिया, एडिलाइट, फंडन, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, इस सब के केमिकल प्रेजेंट होते हैं। दे कॉज अनकंट्रोल सेल डिवीजन। मतलब अनकंट्रोल सेल डिवीजन, तंबाकू स्मोक इज full of minor carbon particle which cause normal tissue of the lung to transfer into thick black tissue। मतलब जो अनकंट्रोल सेल होते हैं, मतलब इससे जो कैंसर का सेल जो है अनकंट्रोल बनते जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में क्या हो जाए, हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स रहते हैं, थ्रोट रहते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। दिस कॉज कैंसर। While chewing tobacco product much of the extract is absorbed into the body। मतलब हमने बहुत ज़्यादा केमिकल जो है, निकोटीन, तंबाकू हमने अपने बॉडी में कंज्यूम कर, हमारी बॉडी में आ चुका है,
हमने बहुत ज़्यादा तंबाकू का इस्तेमाल कर चुके हैं, हम ज़्यादा तंबाकू और स्मोकिंग, ये बीड़ी का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिससे हमारी बॉडी के जो पार्ट्स थे, थ्रोट है, लंग्स है, सब डैमेज होना शुरू हो, जिससे कैंसर के अनकंट्रोल सेल जो है डेवलप हो चुके हैं, जिससे हमें कैंसर की बीमारी हो गई है। एक्सेसिव तंबाकू कंजप्शन में कॉज एग्जाजिट Excessive tobacco consumption may cause cancer of lips or tongue and visual disorder or tremors. Excessive tobacco consumption may cause cancer of lip, tongue and visual disorder, tremors. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, जो अगर हम तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करने से हमें क्या हो सकती है, हमारे लिप्स में भी कैंसर हो सकता है, टंग में भी हो सकता है, कहीं भी कैंसर फैल सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, लिप्स में हो रहा है, टंग के साइड हो रहा है, टीथ के अंदर हो रहा है, हमारे माउथ में आप देख रहे हो। हमें करना नहीं चाहिए। तो अगर जो आपने अगर मैं बच्चों में आपको अगर मैं यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, फ्यूचर के लिए बोल रही हूँ कि आजकल के जो यंग यूथ है, जनरेशन में लोग फैशन के लिए सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। आप लोगों को बच्चे नहीं करनी चाहिए, बहुत ही बुरी आदत है ये। जैसे हो गया ना, वाइन्स हो गया, ये सब चीज़ें बच्चों आप लोगों को बिल्कुल ये प्रोहिबिटेड करना, बिल्कुल ये सब चीज़ें आपको ना, बिल्कुल आप लोगों को मतलब बोलते हैं ना, बिल्कुल आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, बिल्कुल ये सब चीज़ें से दूर होना चाहिए, बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है, ये सब नशे वाली चीज़ें, ये सब से चीज़ों से दूर होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ का एडिक्शन लग गया तो आप जल्दी छोड़ नहीं पाओगे। तो प्लीज़ मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँ कि ये सब चीज़ों से दूर रहो, तंबाकू से, ये बीड़ी से, स्मोकिंग से, इन सब चीज़ों से दूर रहो। इसकी जगह पे आप अच्छा फ्रेश जूस पी लो, फ्रेश जूस, अच्छा खाने की चीज़ खा लो। लेकिन इन सब चीज़ों से खाओगे तो आप ही का नुकसान है। आपके लिप्स में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके थ्रोट में, आपके लंग्स में, आपके टीथ में, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकता है कि अल्लाह ना करे किसी को ऐसी बीमारी आए। टू प्रोटेक्ट वंस बॉडी फ्रॉम कैंसर, To protect one's body from cancer, one must avoid smoking, consumption of tobacco and tobacco product in any form. अगर वाकई हमें कैंसर जैसी बीमारियों से बचना है तो हमें ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जो नशे वाली चीज़ें, जैसे नशे वाली चीज़ें क्या हो गई बच्चों, वाइन हो गई, शराब हो गई, तंबाकू हो गया, बीड़ी हो गई, सिगरेट हो गया, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। Composers present a street play. The composers present a street play against tobacco consumption and participate in a drive against tobacco. Compose and present a street play against tobacco. Compose and present a street play tobacco against tobacco consumption, participate in drive against tobacco. मतलब हमें हमारी आने जो आने वाली जनरेशन है, हमें हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमें इन सब चीज़ों को बिल्कुल हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें तम्बाकू हो गया, आजकल देखो आपने देखा होगा बड़े-बड़े स्लोगन लगाए जा रहे हैं, बड़ी-बड़ी रैली लेगी लगाई जा रही है। आपने देखा होगा आज भी हमारे एरिया में हैं कुछ लोग ऐसे भी, ऐसा नहीं कि आजकल कॉमन हो गया है कि अगर आप टी स्टॉल में देखोगे या पान की स्टॉल में देखोगे, ये सब चीज़ें तो गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से डिसएग्री हूँ। गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को क्यों, इन सब सामान को प्रमोट होने देती है? क्यों ये हमारी कंट्री में ये सब चीज़ें क्यों बिक रही है? अगर ये सब चीज़ें बिकेगी नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं, ना कोई पिएगा। लेकिन बाय द ये ना जाने ये सब चीज़ें कब दूर होगी कि अगर अगर हमारी गवर्नमेंट भी सब चीज़ों पे पाबंदियाँ लगाए कि सिगरेट ना लें, सिगरेट रखे ही ना, ये सब चीज़ें अगर चीज़ें रही ना रहेगी तो कोई यूज़ ही नहीं करेगा। तो अगर रह भी रही तो आप प्लीज़ ना पियो। मैं तो आने वाली जनरेशन को यही मैसेज देना चाहूँगी, इन सब चीज़ों से दूर रहें, नशे वाली से, तम्बाकू से, सिगरेट से, तम्बाकू से, शराब से। तो आई होप आज का जो लेसन था आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी बड़ा था, काफ़ी मैंने पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया मैंने। तो आई होप आप लोग ने लेसन को भले एंजॉय किया होगा। थैंक यू।